Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about epilepsy long case. और इम्पोर्टेंट केस इस लिहाज से है कि कॉम्बिनेशन में आ सकता है, अकेला एपिलेप्सी भी आ सकता है, लेकिन पेशेंट कैन हैव एपिलेप्सी एंड पेशेंट कैन हैव एनीमिया टू, या एनॉमलस बेबी के साथ आता है ड्यू टू एंटी एपिलेप्टिक्स। तो चूँकि रेयर है, काफ़ी जो है कम लोगों को होता है, एग्ज़ाम में रेयर केसेस को भी छांट के रखते हैं, बुला लेते हैं, तो फिर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती। दैट्स वाई टुडे वी विल डू दिस इम्पोर्टेंट केस। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रिविलेंस है इसकी 1% तक है, और डेथ रेट जो एपिलेप्सी में है एज़ कम्पेयर टू अदर वुमेन विदाउट एपिलेप्सी वो 10 फोल्ड ज़्यादा है। ठीक है। रेफरेंस है ग्रीन टॉप गाइडलाइन 68। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी करती है एपिलेप्सी के साथ 67% तो डू नॉट एक्सपीरियंस एनी सीवर। ठीक है, बाकी जो रह गए वो 50% उनमें सीयर्स ज़्यादा हो जाते हैं, 50% में कम हो जाते हैं। अगर पेशेंट लास्ट 1 ईयर में फिट्स फ्री है, सीजर फ्री है, कंट्रोल्ड है, तो फिर लेस लाइकली है कि पेशेंट जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो है कॉम्प्लिकेट हो। अगर पिछले 10 साल से कोई फिट नहीं पड़ा, या लास्ट 5 ईयर में जो है कोई चाइल्ड होल्ड एपिलेप्सी का केस था और फिट फ्री है, तो उसको कहते हैं कि ये रीज़नेबली क्योर हो गया है। ठीक है। और यूजली प्रेगनेंसी में जो रीज़न है वो फिट्स की वो दो ही होती हैं। एक तो ये कि सबसे मोस्ट कॉमन तो ये है कि पेशेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या एईडी लेती नहीं है, इस डर से कि बच्चे को नुकसान ना हो जाए। और दूसरा ये कि प्रेगनेंसी में चूँकि काफ़ी मेटाबॉलिक चेंजिंग्स हो रही होती हैं, एब्जॉर्प्शन के और डाइल्यूशन के एडेड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ड्रग एब्जॉर्प्शन और प्रोटीन बाइंडिंग और जो फ्री ड्रग है उसका लेवल, वो सब चीज़ें जो है वो अफेक्ट होती हैं। ये दूसरी रीज़न है कि प्रेगनेंसी में सीज़र हो सकते हैं ड्यू टू एपिलेप्सी। ठीक है। अगर प्रेगनेंसी है और सीज़र पड़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो आपका प्रोविजनल होना चाहिए ना, वो एक्लेम्शिया होना चाहिए, चाहे पेशेंट एपिलेप्टिक ही क्यों ना हो, मतलब एपिलेप्सी का ही जो है वो पेशेंट क्यों ना हो। ठीक है। आपने हमेशा इसको रूल आउट करना है एक्लेम्शिया को, और फिर आपने एपिलेप्सी को देखना है। एंटीनेटल मैनेजमेंट कैसे करनी है एपिलेप्सी की पेशेंट की, रेगुलर प्लान विजिट्स करने हैं। ठीक है। और किसी ऐसे फिजिशियन के पास रेफ़र करना है जिसको स्पेशल इंटरेस्ट हो एपिलेप्सी में। इसके अलावा जो है, अगर पहले तो प्रेगनेंसी प्लान होनी चाहिए, पेशेंट को लास्ट जो है लास्ट 2 ईयर में फिट फ्री होना चाहिए, और पॉलीथेरेपी पे है तो मल्टीपल ड्रग्स पे है तो सिंगल ड्रग पे आए, वो भी सेफ़ हो, फिर प्रेगनेंसी प्लान करें, फोलिक एसिड वगैरह दें उसको। लेकिन अनप्लान्ड हो जाए, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं कर रहा पेशेंट, तो फिर ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, फिर कंसल्टेशन करनी है इसकी एपिलेप्सी स्पेशलिस्ट के साथ। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स अगर पेशेंट ले रहा है और प्रेग्नेंट हो जाए तो फ़ौरन से नहीं छुड़वानी। ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि फिट्स की जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एपिलेप्सी इन इटसेल्फ इतनी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थी जितना मेडिसिन छोड़ना और जो है सीजर्स डेवलप करना, वो पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इसलिए यूजली प्रेगनेंसी में अगर पेशेंट कोई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले भी रहा है तो हम उसको नहीं चेंज करते। लेकिन अगर पेशेंट को चेंज करनी है ड्यू टू एनी अदर रीज़न, तो फिर भी उसको अब्रप्ट नहीं करते। ठीक है। इसके अलावा जो है एनॉमलीज़ के लिए एनॉमली स्कैन 18 से 20 प्लस 6 वीक्स तक करना ज़रूरी है। अगर उधर कोई प्रॉब्लम है तो फिर एट द रिक्वेस्ट ऑफ सजेशन ऑफ रेडियोलॉजिस्ट आपने एकोकार्डियोग्राफी पे जाना है। ठीक है। मीन्स अगर रेडियोलॉजिस्ट एनॉमली स्कैन पे कमेंट करे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम प्रॉपरली विजुलाइज नहीं है या कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो फिर आपने एकोकार्डियोग्राफी ऐड कर देनी है। ठीक हो गया। और अगर पेशेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रहा है तो ग्रोथ स्कैन करने पड़ते हैं उसके। ठीक है। हर एपिलेप्सी में नहीं, बट दोज पेशेंट्स हु आर टेकिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ओके। इसके अलावा बायोकेमिकल स्क्रीनिंग सीरम अल्फा फोटोप्रोटीन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो सकती है, और स्कैन के साथ 100% तक आप पिक कर सकते हैं। लेकिन आपने फ़र्स्ट करना क्या है, आपने किसी भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए सबसे पहले बायोकेमिकल टेस्ट नहीं करवाना, आपने अल्ट्रासाउंड करवाना।
अल्ट्रासाउंड जो है वो उनकी ज़्यादा सेंसिटिविटी है ओवर बायोकेमिकल टेस्ट, ठीक है। और टुगेदर देयर सेंसिटिविटी इंक्रीजेस मोर। इसके बाद जो है मॉनिटरिंग नहीं करनी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की, ठीक है, अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा पॉलीथेरेपी है और जो है रीनल फंक्शन टेस्ट ख़राब हैं, दैट इज़ एक्सेप्शनल सिचुएशन। और प्रेगनेंसी में चूँकि फार्माकोकाइनेटिक्स और एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म ही मोडालिशनल इफेक्ट्स होते हैं, तो जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं यूजुअली प्रेगनेंसी में फाल कर जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है लेबोट्रिजिन का लेवल 70% तक फाल कर जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थीरी वाले बच्चों के लिए। इसके अलावा जो है अगर पेशेंट की को कंप्लाइंस अच्छी नहीं है तो फिर मॉनिटरिंग के लिए ड्रग लेवल कराते हैं, वरना नहीं कराते। और इसके जो रिस्क हैं वो डिप्रेशन है, पुअर कंसंट्रेशन है, टायर्डनेस है, इरिटेबिलिटी है, एंगर है। इसके अलावा मैटरनल कॉग्निशन फ़र्क पड़ जाते हैं, तो फिर आपने इन्वॉल्व करना है मेंटल हेल्थ की टीम को। रेगुलर एंटीनेटल असेसमेंट करनी है और उस पर क्या करना है कि नींद सही से आ रही है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग पेशेंट सही से खा रही है, और अगर कोई फिट पड़ा भी है तो वो उसकी टाइप और फ्रीक्वेंसी क्या है। इन वोमन विद एपिलेप्सी टू एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स सीरियल ग्रोथ स्कैन 28 वीक से करवाने, ठीक है। और अगर ग्रोथ स्कैन में प्रॉब्लम है तो फिर डॉपलर ऐड करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। स्टीरॉइड देना है अगर जो है पेशेंट को कोई एडेड प्रॉब्लम प्रीटर्म लेबर में आ गया, या इलेक्टिव सेक्शन करना पड़ रहा है, या जो है कोई आइट्रोजेनिक प्रीटर्म डिलीवरी करनी पड़ रही है, तो स्टीरॉइड देना। स्टीरॉइड की डोज ज़्यादा नहीं कर रही इसलिए कि एंजाइम इंड्यूसर ले रही है, ठीक है। बहुत गूगल पे आप देखेंगे कि वो कह रहे हैं नहीं ज़्यादा करनी है, ऐसा नहीं है। ओके, प्रेजेंटेशन कैसे होती है इसकी। पेशेंट यूजुअली एपिलेप्सी के डायग्नोज केसेस होते हैं सिंस चाइल्डहुड या सिंस 7 ईयर्स, ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, यूजुअली 90% कंप्लाइंस अच्छी नहीं होती। फिर आपने पूछना है कि लास्ट फिट कब पड़ा है, जब पड़ा है वो बता दें, 3 मंथ्स बैक या 6 मंथ ऑफ करंट प्रेगनेंसी, दोनों से कोरिलेट करना है। इसके अलावा टेम्पलेट क्या ट्राइमेस्टर वाइज पूछें तो सबसे पहले तो जो पेशेंट आएगी आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को डायसेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद प्री कंसेप्शनल टाइमिंग या ड्यूरेशन पे कमेंट करना है, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को बता दें, उसके लिए जो भी टेम्पलेट यूज़ करना है यूजुअली फिट के साथ ही आती हैं या फिर इवैल्यूएशन के लिए आती हैं। इनके टेम्पलेट आगे हमने बनाए हुए हैं, यू कैन यूज़ माइन या यू कैन मेक यूअर्स, लेकिन कंपोनेंट वही रखने हैं जो कि ऐड है। प्री कंसेप्शनल टाइम बहुत ज़रूरी होता है, आपने ज़रूर पूछना है कि कंसेप्शन प्लान्ड है, अनप्लान्ड है, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ हो रही थी, नहीं हो रही थी, कितनी दवाइयाँ खा रही थी, फोलिक एसिड ले रही थी, नहीं ले रही थी, ठीक है। और चूँकि एंटी एपिलेप्टिक के साथ पेशेंट कंसेप्शन कर ले तो एनॉमलीज ज़्यादा हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एंटी एपिलेप्टिक की वजह से ज़्यादा हो सकती हैं। अगर बच्चा एनॉमलस है, प्रेजेंटेशन एनॉमलस फीटस है, तो फिर आपने बाकी एनॉमलीज की डिफरेंशियल्स भी रूल आउट करने हैं और वो टेम्पलेट लगानी है। लाइक टॉर्च का पूछ लेना है, ड्रग्स का पूछ लेना है, फैमिली हिस्ट्री का पूछ लेना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इससे ज़रूर पूछें कि मेडिसिन में कंप्लाइंस कैसी है, कोई चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है, या खुद से कोई चेंज तो नहीं कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो जनरल प्रेगनेंसी की बातें हैं वो भी नहीं बोलनी। जनरल प्रेगनेंसी में आप पूछते हो कि बुकिंग इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई, बुकिंग एग्जामिनेशन हुआ, जैसे ब्लड प्रेशर चेक हुआ नहीं हुआ, कोई डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग है, ये सब चीज़ें। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप जो पूछें कि फिटल मूवमेंट्स कैसे हैं, ठीक है, फीटल मूवमेंट्स कैसी हैं, और एनॉमली स्कैन हुआ नहीं हुआ, उसके बाद कोई इको इंडिकेशन है या नहीं, कोई ग्रोथ स्कैन का डॉक्टर ने बोला या नहीं बोला, ठीक है। इसके बाद जो जनरल प्रेगनेंसी में हर प्रेगनेंसी में पूछना है वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और इसकी रिस्क असेसमेंट करनी है एनीमिया की। एनीमिया इसलिए भी करनी है कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, तो वो अपने उसके एनीमिया के फीचर्स सारे पूछने हैं। इसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें पेशेंट का मोड एंड टाइम ऑफ डिलीवरी डिस्कस हुआ, कॉन्ट्रासेप्शन की कोई बात हुई, कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं, किसी फिजिशियन से कॉल अटेंड हुई तो रीज़न क्या थी, और अगर हो भी गई है तो क्या बताया। रूटीन प्रेगनेंसी में जो हम काम करते हैं वो भी नहीं भूलने, लाइक टेटनस वैक्सीनेशन थर्ड ट्राइमेस्टर में करनी होती है,
प्रीटर्म लेबर की असेसमेंट करनी होती है, और ये निमोनिक जो मैंने बताया होगा आपको, TMOSU मतलब ओवरऑल बुकिंग विजिट्स कितने हैं, आई से जो है आयरन कभी लगा नहीं लगा, एस से जो है स्टीराइड लगा, या यू से कितने अल्ट्रासाउंड हो गए। ठीक हो गया। फिट के लिए कौन सा टेम्पलेट यूज़ किया जा सकता है? यू कैन यूज़ माई पेशेंट वाज डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ एपिलेप्सी फ्रॉम 5 years. Since then, she is using anti-epileptic drugs but with poor compliance and follow-up. She gives history of last fit 3 months back when she was 5 months pregnant. दोनों तरीक़ों से कोरिलेट करना मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब फिट पड़ा उसके उस वक्त की उसकी ड्यूरेशन कितनी, ऑनसेट कैसे था, और उस वक्त प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ था। इट वॉज सडन एंड विदाउट एनी वार्निंग सिम्टम। यूजली वार्निंग सिम्टम्स होते हैं फोटोसेंसिटिविटी लाइक दैट। ठीक है। और शी लूजेज हर कॉन्शियसनेस एंड ब्लडर कंट्रोल. Fits lasted 2 minutes and then recovered by herself at home without any treatment. However, she gives no history of cyanosis and raised blood pressure and foggy urine. वो eclampsia रूल आउट हो गया. फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी रूल आउट हो गई. ठीक है, कोई हिस्ट्री ऑफ हेड सर्जरी ट्रामा नहीं है. हाई ग्रेड फीवर, नेक स्टिफनेस, इन्फेक्शन रूल आउट हो गए. डायलिसिस सीवियर रूल आउट हो गया. इलिसिट ड्रग या विड्रॉल की वजह से जो फिट पड़ते हैं वो रूल आउट हो गया. वोमिटिंग, डायरिया की हिस्ट्री नहीं है, मतलब मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी नहीं है. तो ये जो पेशेंट जब भी फिट्स के साथ आएंगे तो आपने फिट्स को नाइसली एक्सप्लेन करना है कि बीइंग एपिलेप्टिक डज नॉट मीन कि हमेशा उसकी वजह से फिट पड़े. आपने एक्लेम्शिया को और बाकी डिफरेंशियल को भी रूल आउट करना है. फिर थोड़ा सा फिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देने हैं, कैसे था, सडन था, कितनी देर तक रहा, कोई उसके दौरान कॉम्प्लिकेशन हुई, अब्रप्शन हुई, साइनोसिस एक्स्ट्रा. ठीक है. फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? फीटल मूवमेंट कम हो सकती हैं, IUGR हो सकता है, तो सिंपल फंडल हाइट ख़राब हो सकती है. अगर नहीं है तो लिख दें फीटल मूवमेंट्स एंड फंडल हाइट सेटिस्फैक्ट्री. Anomaly scan was performed at 20 week. Baby had spine, heart, gut, liker, placenta, everything told normal. No history of echo. Neither she was advised at the time of anomaly scan. At recent scan, baby growth told normal to her. However, she gives no history of serial scan for baby growth. ठीक है. fetal monitoring भी नाइसली रूल आउट हो गई. maternal वर्कअप में ज़रूर पूछें. शी गिव्स नो हिस्ट्री ऑफ चेंज इन मेडिकेशन आफ्टर हर लास्ट फिट. सिंस शी वो हिस्ट्री तो देगी, सारी बातें फिट होता ही किसी ना किसी इशू की वजह से. यूजली मेडिसिन प्रॉपरली नहीं ली जा रही होती हैं, कम होती है डोज, तो यूजली चेंज इन मेडिसिन होती है आफ्टर लास्ट फिट. सिंस देन शी इज़ यूजिंग इट रेगुलरली. पेशेंट गिव्स नो हिस्ट्री ऑफ CT, MRI या EEG इन प्रेगनेंसी. मतलब वो वर्कअप पे वो डिफरेंशियल्स बाकी रूल आउट हो गए, लाइक CVO या एपिलेप्सी. अगर न्यू ऑनसेट है तो आप EEG का भी पूछ लें. या फिर डायग्नोज कैसे हुई थी एपिलेप्सी, यूजुअली EEG भी होती है, या वैसे ही टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, EEG की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट वर्कअप में आप तीनों इन्वेस्टिगेशन रूल आउट करें. शी वॉज कॉन्सर्न अबाउट इंक्रीज रिस्क ऑफ फिटल कॉम्प्लिकेशन एंड रिकरेंस ऑफ फिट, and her family members are well familiar how to deal with fits. She is living in a joint family system and her sister-in-law is looking after her there. तो ये पता चल गया कि डिस्चार्ज के बाद भी घर भेजेंगे तो हेल्प अवेलेबल है. और अगर फिट घर में पड़ता है तो उनको पता है कि लेफ़्ट लेटरल करवाना है. ठीक है. और अगर मोर देन 2 या अप टू 5 मिनट तक होता है तो ये तो स्टेटस एपिलेप्टिकस हो, ये तो बड़ा पता ख़राब है. अगर विदिन 1 मिनट नहीं सही हो रहा ना फिर तो फिर आपने पेशेंट को रिपोर्ट करना होता है ER में. और बीइंग प्रेग्नेंट तो आपने 1 मिनट का भी वेट नहीं करना, और यू जस्ट हैव टू रीच इन हॉस्पिटल बाय एनी मीन. प्रीवियस होम हिस्ट्री में नंबर ऑफ़ किड्स का पूछिए. मोड एंड डिलीवरी पूछें कि वो कैसे हुए थे. कोई डिजीज़ कंट्रोल एंड सिविरिटी प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई हुई एपिलेप्सी की, उसके बारे में बात कर लें. नॉर्मली स्कैन हुआ, अगर नहीं भी हुआ तो माइलस्टोन बच्चों के कैसे हैं. यूजुअली एंटी एपिलेप्टिक जो बच्चे जिनकी माएँ ले रही होती हैं उन बच्चों में भी लो IQ होता है, या लेटर ऑन माइलस्टोन में प्रॉब्लम आता है. ठीक है. कोई बच्चे को एपिलेप्सी है तो फिर अगर पेरेंट्स को एपिलेप्सी है तो बच्चों में रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर बहन भाइयों को फिर बढ़ जाता है. तो ये ज़रूरी है कि कोई बेबी है एपिलेप्सी के साथ, या फैमिली हिस्ट्री है, या हस्बैंड को है, कि बच्चों में भी अगर दोनों पेरेंट्स को है तो 20+% रिस्क बढ़ जाता है बच्चों में भी. रिकन्सेप्शनल टाइम हिस्ट्री टेम्पलेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन यूज़ इट इन एनी टाइप ऑफ मेडिकल डिजीज़. ठीक है. इट वॉज अनप्लान्ड स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन. शी कंसीव्ड विदाउट प्रायर प्री-conceptional counseling and folic acid use. She was using 2 anti-epileptic drugs at the time of conception and was not using any
contraceptive method. And pregnancy confirmed by missing of her periods and later at urine for pregnancy test when she was 1 week overdue. मैनेजमेंट टेम्पलेट कैसे बनानी है, यू कैन यूज़ इट फॉर एनी मेडिकल डिसऑर्डर. सबसे पहले तो आप कंप्लीट करें अपना वर्कअप, ठीक है. जो इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनर ने नहीं दी थी वो मांग लें, जैसे ग्रोथ स्कैन नहीं मिला था, डॉपलर नहीं मिला था. सेकेंड स्टेप पे एक्सप्लेन कर दें पॉसिबल डायग्नोसिस पेशेंट को कि ये कौन जो है, आपको एपिलेप्सी अगर नहीं पता तो अगर न्यू ऑनसेट है, न्यूली डायग्नोस्ड है, या अगर पता है तो फिर डायग्नोसिस कॉम्प्लिकेशन के साथ बता दें. स्टेप 3 में काउंसलिंग कर दें कि उसको हॉस्पिटल में एडमिशन की क्यों ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो फिर मत करें एडमिट, ठीक है. मेटरनल इंडिकेशन और फिटल इंडिकेशन पता होनी चाहिए. एवेल्यूशन के लिए, वर्कअप के लिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है. वो ड्रग जो है वो एडजस्ट करने के लिए, फिटल वर्कअप के लिए यूजली हम कराते हैं. स्टेप 4 में मैनेजमेंट एम क्या होगा, प्रोलॉन्ग करना प्रेगनेंसी को, ठीक है, टिल टर्म विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फीटस एंड मैटरनल स्टेटस, ठीक है. उसके लिए हमने इंडिविजुअलाइज्ड मैनेजमेंट प्लान देना है पेशेंट को, दैट इज़ आवर एम. और इस मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है स्टेप 5 में बता देंगे कि मल्टीडिसिप्लिनरी टीम आ जाएगी, ठीक है, जिसमें एपिलेप्सी के स्पेशल इंटरेस्ट वाले पेशेंट डॉक्टर्स होंगे, एनेस्थेटिस्ट होगा, पीडियाट्रिशियन होगा, ठीक है. करंट इशू जिसकी वजह से आई थी, जैसे कोई इवैल्यूएशन के लिए आई थी या फिट्स के साथ आई थी, उसको देख लें, वो रिस्क फैक्टर देख लें क्यों हुआ था, ताकि नेक्स्ट रिकरेंस को रोका जा सके, कि टाइमिंग सही करें, मेडिसिन ठीक ले, या डोज ज़्यादा करनी है या चेंज करनी है. फिर जो है फीटस को कैसे इवैल्यूएट करना है, मदर को कैसे करना है. एडमिशन नॉट इंडिकेटेड या रिफ्यूज़, तो फिर अगर आपने घर भेजना है तो फिर कैसे उसके एंटीनेटल विजिट्स फॉलो करनी है, और हर विजिट पे करना क्या है, ये बहुत ज़रूर याद करनी है वाली बात, ये पूछते होते हैं. विटामिन के कब ऐड करना है, 4 वीक्स में करना है. मोर टाइम ऑफ डिलीवरी एज़ पर यूर पेशेंट आपने डिसाइड करना है. मे बी प्रीवियस 3 और आपने उसको प्रीविया और आपने बुलाना हो 37 पे. मे बी नॉर्मल ट्रायल ऑफ लेबर के लिए हो, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, तो आप स्पॉन्टेनियस का वेट करें. इट्स डिपेंड ऑन पेशेंट, ठीक है. स्टेप 6 में ये है कि आफ्टर केयर कैसे करनी है. मीन्स अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी कंफर्मेशन बाद में करनी है, पेशेंट जेडीएम के साथ आई थी, एपिलेप्सी भी था, तो फिर आपने 6 वीक्स से बुला के कंफर्म करना है कि क्रॉनिक डायबिटीज़ है या नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी यूज़ करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में क्या स्पेशल प्रिकॉशंस होनी चाहिए स्पेसिफिकली एपिलेप्सी में, ठीक है. कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हैं डबल डोज में एस्ट्रोजन वाली, जैसे 50 माइक्रोग्राम में वो सीरीज यूज़ करेंगे. बट जो आइडियल होती हैं इनमें मायरीना होती है, ठीक हो गया. तो इसके अलावा जो जो सेफेस्ट है ना एपिलेप्सी में कॉन्ट्रासेप्शन, वो है मायरीना, ठीक है, कापटी और डम्पा. ये तीनों जो है ना वो एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग से इफेक्ट नहीं होती. बाकी इम्प्लांट भी हो जाते हैं ओरल प्रोजेस्टेरॉन और वो एस्ट्रोजन वाली ड्रग्स पे, ठीक हो गया. अच्छा, हाउ यू विल फॉलो अप अ पेशेंट विद एपिलेप्सी, ये पॉसिबल क्वेश्चंस हैं और होते हैं हमेशा. जब भी पेशेंट आए, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट चार्ट, असेसमेंट करनी है. हिस्ट्री पे पूछना है फिट्स कि क्या कंप्लाइंस है, हुआ नहीं हुआ, ट्रिगर तो कोई नहीं चल रहा, ये ना हो कि हो जाए. कंप्लाइंस पूछ लें मेडिसिन के साथ. अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, गम नोज ब्रूज पड़ गया, तो वो हो सकता है, क्योंकि वो विटामिन के साथ हैं कि जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं वो जो है उन पे इफ़ेक्ट करती है. एग्जामिनेशन पे पेलर देख लें, क्योंकि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाती है. फंडल हाइट देख लें, क्योंकि IUGR हो जाता है. और कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है कि लीवर फंक्शन टेस्ट ख़राब हो रहे हैं, कोएगुलेशन फैक्टर्स ख़राब हो रहे हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, उसके लिए देख लें कोई साइन तो नहीं है. स्पेशली अगर पेशेंट कोई पॉलीथेरेपी पे है, काफ़ी मेडिसिन खा रहा है. इन्वेस्टिगेशन में रूटीन इन्वेस्टिगेशन तो करानी है, स्पेसिफिक तब करानी है जब जो है फंडल हाइट कम आ रही है, तो अल्ट्रासाउंड करवा लिया. अल्ट्रासाउंड भी ख़राब आ रहा है तो डॉपलर करवा लिया, ठीक है. ट्रीटमेंट में रूटीन एंटीनेटल तो करना ही है, और मतलब आयरन कैल्शियम तो लेगी, फोलिक एसिड तो लेगी, एपिलेप्सी ड्रग्स लेगी, इसके अलावा और विटामिन के लेगी लास्ट 4 वीक में, उससे पहले नहीं. और वार्निंग साइन बता दें उसको जब उसने एडमिट होना है, और नेक्स्ट फॉलोअप का उसे टाइम दे दें. बाकी जो होमवर्क है आप लोगों के करने का वो ये है कि विल यू चेंज एंटी एपिलेप्टिक इन प्रेगनेंसी, हाउ एपिलेप्सी अफेक्ट प्रेगनेंसी,
How pregnancy affects epilepsy. How will you manage labor? What will be special advice at the time of discharge? Contraception, anti-epileptic drugs, mechanism of action of doing anomalies, steroid cover dose and enzyme induced relationship क्या है, ठीक है. और वाई फोलिक एसिड डेफिशिएंसी इन एपिलेप्सी, मैटरनल एंड फीटल जो परसेंटेजेस हैं एपिलेप्सी की वो, और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इनसाइड प्रेगनेंसी. ये आप लोगों का होमवर्क हो गया. होमवर्क मुझे पता है डॉक्टर खुदा ने करना है, डॉक्टर तरीम ने करना है, डॉक्टर गुलशन ने करना है, डॉक्टर सितरा ने करना है. बाकी आप लोग बाकी सारे साइलेंट हो, ठीक है. वैसे खुद सब भी करें इसको. अभी आप चारों ने नहीं करना, बाकी सब लोग करेंगे ये होमवर्क. लेमोट्रिजिन इन प्रेगनेंसी एंड इट्स इन ब्रेस्ट फीडिंग, इस पर स्पेशल बातें हैं वो आपने मुझे बतानी है. कॉम्प्लिकेशन वो काफ़ी हम कर भी चुके हैं. बाकी इंट्रापार्टम मैनेजमेंट में आपने देख पेशेंट को क्या करना है, इंडक्शन करनी है, प्लान सेक्शन करनी है, वो इंडिविजुलाइज करना है. बीइंग एपिलेप्टिक डज नॉट मीन कि आपने सेक्शन करना है या इंडक्शन करनी है, ठीक है. और रिस्क ऑफ सीवियर लो होते हैं वैसे, ठीक है. वैसे लेबर में ज़्यादा हो जाते हैं. हाइड्रेशन अच्छी करनी है, पेन मैनेजमेंट अच्छी करनी है क्योंकि पेन इन इटसेल्फ इज़ अ ट्रिगर फॉर सीजर. पैथिडीन को अवॉइड करना है, ठीक है. इसके अलावा जो है प्रोफाइलेक्टिक क्लोनाज़ेपिन दे सकते हैं, ठीक है, अगर रिसेंट कोई सीजर्स थे. बाकी जो है जो प्रोवोकेशन पॉइंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं, उनको अवॉइड करें. वही स्लीप डेप्रिवेशन, और अगर प्रीवियस लेबर में भी थी सीजर की हिस्ट्री तो प्रोफाइलेक्टिक दे सकते हैं. सबसे अच्छे जो है एंटी कन्वल्जेंट्स वो बेंजोडियाज़ेपिन ही है फॉर एपिलेप्सी इन लेबर, नॉट फॉर एक्लेम्शिया, उसमें तो मैक्सल्फेट है. लेबर में इसको लेफ्ट लेटरल करवाएं, एयरवे ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करें, लोराज़ेपैम दे दें, डायज़ेपैम दे सकते हैं. मतलब ये बेंजोडियाज़ेपिन है. कैसे देना है, कितने डोज में देना है, थ्योरी वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये. अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ मेडिसिन बक्कल प्रिपरेशन के थ्रू भी दे सकते हैं. मोर देन 5 मिनट अगर सीवियर है तो हम बात कर चुके हैं कि आपने फिर पेशेंट को जो है ना उसकी डिलीवरी प्लान करनी है क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग है. अगर परसिस्टेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हैं तो टोकोलिटिक दी जा सकती हैं. अगर माँ ने इतने जो है एंटी कन्वल्जेंट्स ले लिए हैं लेबर में तो बच्चे में विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं. तो बच्चे में प्रोफाइलेक्टिकली आपने एंटी कन्वल्जेंट्स देनी है. वो कौन सी होती हैं, टोपिरामाइड होती है, ठीक है. और बच्चे में जो है आपने माँ अगर स्टेबल हो जाए तब भी इलेक्ट्रॉनिक फिटल मॉनिटरिंग या कंटिन्यूस ईटीजी करनी होती है अगर लेबर में कोई फिट पड़ रहा है या कंप्लाइंस अच्छी नहीं है. ठीक हो गया. बच्चों में क्या देना, टोपिरामाइड और कुछ और मेडिसिन हैं वो रहने दें. एपिलेप्सी मेडिसिन कौन कौन सी हो सकती हैं, लोजेम और ये जो है इनके नाम देख लेंगे, विटामिन के हैं, और ये क्या है लेमोट्रिजिन, इनके ब्रांड नेम्स हैं. फेनेटोइन का ब्रांड नेम है, और ये जो है एपीवाल सोडियम वेलपुरेट का ब्रांड नेम है, ठीक है. फोलिक एसिड ले रहे होते हैं. ये मेडिसिन आपको अक्सर पेशेंट के पास मिलती होती हैं तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि कोई एपिलेप्सी ज़रूर होगी. अक्सर पेशेंट के पास मेडिसिन उससे भी हमें पता चल जाता है अगर पेशेंट नहीं आपसे कोऑपरेट कर रही. सो दैट वाज फॉर टुडे.